हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए लौटते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था। इंडियन पॉलिटी में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, तो हमने भाग एक और भाग दो देखा था, यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू देखा था। तो पार्ट वन में क्या बोला गया था, जो यूनियन और इट्स टेरिटरीज के बारे में चर्चा किया गया था, यानी कि जो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया था। और फिर पार्ट टू में क्या देखा था, नागरिकता के बारे में देखे थे, सिटीजनशिप के बारे में देखे थे। ठीक है, तो उसके आगे आज हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है वो क्या, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, भाग तीन। हमारा आज का टॉपिक क्या है, भाग तीन। ये क्या है, मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार अनुच्छेद जो है ये 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, भाग तीन क्या है, भाग तीन मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो आइए हम समझते हैं कि संविधान में मूल अधिकार की आखिर व्यवस्था क्यों किया गया और मूल अधिकार आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूल अधिकार का परिभाषा समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ जो जनता है वो क्या है, मतलब प्राकृतिक रूप से जनता जो है वह क्या है, स्वतंत्र है। तो जब संविधान का निर्माण किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, जाति, रंग, लिंग के लोग रह रहे थे। तो अगर उसके पास एक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती जिससे कि सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में रहने का, उसका जो गरिमामय जीवन जीने का एक जो वातावरण मिल पाता, तो अगर वैसी व्यवस्था नहीं की जाती तो क्या होता, जो भारत का जो एकता, अखंडता, जो प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य था वो यहाँ पर क्या होता, वो पूरा होता नहीं नजर आता। तो यही सब बातों को देखते हुए यहाँ पर क्या किया गया, तो लोगों को, यहाँ भारतीय जनता को एक मूल अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार भारतीय जनता को संविधान द्वारा प्रदान किया गया वैसा अधिकार है जिससे उनके जीवन को गरिमामय या गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए उनको एक रास्ता प्रदान किया जा सके। ठीक है, ये एक व्यवस्था की गई है। तो समझ गए मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार का पता इसलिए किया गया है, देखिए अभी क्या है, पहले का जीवन जो था वो पहले का जीवन अभी धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे एजुकेशन भारत का जो डेवलप कर रहा है, तो उससे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में भी सोचने समझने की जानकारी मिल रही है। लेकिन पहले जब नहीं था तो इससे ये देखा गया कि अगर हम अधिकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता था कि एक वर्ग का लोग जाकर के, जो बहुसंख्यक लोग थे वो जाकर के अल्पसंख्यकों को दबा सकते थे। एक धर्म के लोग बोल सकते थे कि तुमको मेरे धर्म के अनुसार से अपना नियम कानून मानना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का चूंकि जो भारतीय परंपरा है वो क्या है, शुरू से ही जो हम पढ़ते हैं वैदिक काल, जो वैदिक पीरियड जो पढ़ते हैं उससे उसी टाइम से हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार दिया गया था वो बहुत ही, मतलब जो शैक्षिक व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही खराब व्यवस्था थी। उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे, दलित जो थे, वो सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था। यानी कि जो कास्टिज्म की जो व्यवस्था आई थी, जो कास्ट में बांटने का जो व्यवस्था आया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो व्यवस्था आई थी वो कब आई थी, तो वो जो आई थी वो थी वैदिक पीरियड की दिन है। ठीक है, तो जब वैदिक काल में ऐसा व्यवस्था था तो ऐसा व्यवस्था आधुनिक काल में, यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा ना हो, यही सब बातों को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए संविधान द्वारा मूल अधिकार की व्यवस्था की गई। जब मूल अधिकार की व्यवस्था की गई तो हम जानते हैं कि जब संविधान बनाया गया था तो उसमें भाग 3 में मूल अधिकार जो था 12 से 35 के बीच में डाला गया था। और मूल अधिकार, चूंकि हम जानते हैं कि संविधान में जो सबसे पहले जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। ठीक है, कौन 7 थे, लेकिन आगे चल करके 44वां संविधान संशोधन 1948 के द्वारा, देखिए पहले जो मूलतः संविधान में मूलतः कितने थे, मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, 7 प्रकार के थे, लेकिन इसको क्या किया गया, 44वां 1978 के द्वारा इसको यहां से मूल अधिकार से हटाकर 300A में इसको डाल दिया गया, जो कि संपत्ति के, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो जो संपत्ति 7वां जो अधिकार था वो कौन था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था वो यहां पर मूल अधिकार पहले क्या था, एक मूल अधिकार था, मूल अधिकार था। लेकिन अब इसको यहां पर हटा करके 7वां जो अधिकार था इसको यहां से हटा करके कहां डाला गया, 300 के ए में डाल दिया गया था। और इसको अब क्या बना दिया गया था, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो कानूनी अधिकार जब बना दिया गया था, और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल अधिकार जो है वो
संपत्ति का जो अधिकार था वो क्या व्यवस्था करता था कि मतलब संपत्ति का जो जो वितरण था, संपत्ति का जो केंद्रीकरण था, वो उसको देखने का काम करता था। लेकिन जब मूल अधिकार में ये व्यवस्था किया गया है कि लोग अगर चाहे तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना संपत्ति का वे बढ़ावा कर सकते हैं। तो जब अपना संपत्ति का बढ़ावा कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या गया था कि कानूनी अधिकार जब ये नहीं था, जब मूल अधिकार था ये सातवां जो संपत्ति का अधिकार, तो उसमें यह बताया गया कि सभी के साथ आय का समान वितरण होगा। लेकिन जब ये देखा गया कि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके पास ज्यादा संपत्ति आ रही है, जो कम मेहनत कर रहा है उसके पास कम संपत्ति आ रही है, तो अगर इस व्यवस्था इस तरह से देखा गया तो फिर क्या किया गया, जब ऐसा देखा गया तो इस संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर देखा गया कि ये जो मूल अधिकार में इसको डाले हैं वो थोड़ा सा क्या है आधुनिक काल के अनुसार से, यानी कि जो मॉडर्न पीरियड के अनुसार से ये मूल अधिकार की जो क्राइटेरिया है उसमें ये अपने आप को फॉलो नहीं कर पा रहा है, अपने आप को यहाँ पर नहीं स्थापित कर पा रहा है। तो इसीलिए इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहां पर, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो अभी जो संविधान में अधिकार हैं वो कितने हैं, तो अभी मूलतः संविधान में 6 अधिकार बचे हुए हैं। ठीक है, तो 6 अधिकार के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, बताते हैं आप लोग को। जो सबसे पहला अधिकार है, आज हम जो मूल अधिकार जो पढ़ने का कोशिश करेंगे, सबसे पहला जो अधिकार पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये जो है ये अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। राइट टू इक्वालिटी यानी समता और समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में है। अब समता और समानता का अधिकार यहां पर क्या देखा गया है, तो समता माने कि समान, समानता यानी कि मतलब सभी को बराबर ट्रीट करना है, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। अगर कोई अमीर गरीब है फिर भी उसको ये नहीं देखना है कि वो गरीब है तो इसको हम थोड़ा कम ट्रीट करेंगे, यानी उसका वैल्यू कम देंगे, जो अमीर है उसको हम वैल्यू देंगे, ऐसा नहीं किया गया है। तो इसी स्थिति को देखते हुए फिर जब ये देखा गया कि गरीब अमीर के बीच में फिर उच्च नीच के बीच में फासला बढ़ सकता है, तो ये सब बातों को खत्म करने के लिए समता का एक अधिकार यानी कि समानता का अधिकार की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत यह बताया गया था कि सभी लोग अब समान होंगे, कोई किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और इसकी व्यवस्था जो की गई थी वो कहा था, तो 14 से 18 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो आइए समझते हैं समता का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो अनुच्छेद 14 में है क्या, तो अनुच्छेद 14 में जो बोला गया है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है विधि मतलब क्या होता है, कानून। तो भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, जिस प्रकार का कानून बनाया जाएगा, वो कानून सभी लोगों के लिए सभी समान अनुसार से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कानून बना तो वो गरीब के लिए अलग अलग लागू होगा, अमीर के लिए अलग लागू होगा, उच्च कास्ट अपर कास्ट के लिए अलग लागू होगा और लोअर कास्ट के लिए अलग लागू होगा। ऐसा नहीं किया गया था। क्या किया गया था कि जो ये विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान किया गया है, इसमें बोला गया है कि कानून के समक्ष, विधि मतलब क्या होता है, कानून, नियम के समक्ष जो भी संसद द्वारा नियम बनाया जाएगा वो सभी जनता पर समान रूप से लागू होगा। यानी कि इसका जो भी हानि होगी, जो भी फायदे होंगे वो सभी को समान रूप से मिलेगा। अगर किसी को ज्यादा हानि मिल रहा है, किसी को कम हानि मिल रहा है, ऐसा इसमें व्यवस्था नहीं किया जाता। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता का कहने का मतलब यह है कि कानून के समक्ष, भारतीय कानून के समक्ष जो भी लोग हैं, जितने भी भारतीय गणतंत्र में जो भी लोग आते हैं, सभी के लिए एक कानून के समक्ष सभी समान है। जैसे देखिए, इसका कहने का मतलब ये था, और ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उस अपराध के लिए संविधान में एक निश्चित नियम बनाया गया है। तो उस नियम के तहत अगर जो अपराध कर रहा है, तो भले ही वो अपर कास्ट का व्यक्ति हो, लोअर कास्ट का व्यक्ति हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, अगर सेम अपराध दो व्यक्ति ने किया है
जो कि एक अपर कास्ट से या तो एक अमीर अमीर वर्ग का आदमी है और एक गरीब वर्ग का आदमी है, अगर दोनों लोगों ने सेम ही अपराध किया है तो उस अपराध के लिए जो भी संविधान द्वारा जो भी नियम शर्तें तय की गई है वो दोनों लोगों को समान रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं कि गरीब लोग को, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है, यानी कि जो लोअर कास्ट का व्यक्ति है, उसको कानून के तहत जो भी दंड का प्रावधान किया गया है वो अधिक मिलेगा, अमीर को उसमें कुछ प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर दोनों को दंड मिलेगा तो दोनों को दंड के अनुसार से जो भी वहां प्रावधान किया गया है संविधान में वो दोनों को समान मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो 14 जो अनुच्छेद 14 था वो क्या था, तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 15 है, इसमें क्या बोला गया है, धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, रंग, वंश, परंपरा आदि आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15 जो है बोलता है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, रंग, वंश, परंपरा इत्यादि जो भी क्राइटेरिया है उसके आधार पर हम भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि भेदभाव का जो निषेध किया गया है, जो अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है, भेदभाव का जो खत्म किया गया है वो कहां पर खत्म किया गया है, तो वो भी भेदभाव की जो खत्म की गई है वो है अनुच्छेद 15 में। यानी कि न तो हम भारत में लिंग धर्म के आधार पर, न तो नस्ल के आधार पर, न तो लिंग के आधार पर, न जाति, न रंग, न वंश, परंपरा, किसी के आधार पर भी हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सभी लोग, अगर संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है, कानून के समक्ष सभी समान है, तो इस आधार पर भी सभी लोग आपस में एक भाईचारा के साथ रह सकते हैं, किसी को भी किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये समझ में आ गए कि अनुच्छेद 15 क्या बोलता है। अनुच्छेद 16 क्या है, तो अनुच्छेद 16 बोलता है अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या है, अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, अनुच्छेद जो 16 है वो है अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। इसके अवसर की समानता के अंतर्गत क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अगर नियोजन की कोई व्यवस्था लाई जाती है, ठीक है, तो उस नियोजन की व्यवस्था में भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी संस्कृति के लोग हैं, सभी लोगों को समान रूप से उसमें अपना भागीदारी निभाने का अधिकार होगा, यानी कि उसको अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए भारत में कोई वैकेंसी निकलता है, तो वैकेंसी जो निकलता है तो वो वैकेंसी में क्या सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संस्कृति के लोग वहां पर जाके उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये वैकेंसी जो भारत में वैकेंसी निकलती है वो किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं निकलती है, एक धर्म के लिए नहीं निकलती है। हाँ, ऐसा होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार से वो जो वैकेंसी का निकलता है, जैसे हो गया कोई इंजीनियरिंग करके आया तो ऐसी वैकेंसी निकलती है कि जो सिर्फ इंजीनियरिंग जो किया है वही बैकग्राउंड के छात्र भर सकता है। लेकिन ये उसमें व्यवस्था नहीं किया गया है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का सिर्फ अपर कास्ट का लोग ही भरेगा, ये जो अमीर है वही भरेगा। इंजीनियरिंग जो भी किया, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी लोग क्या कर सकता है, उसमें अपना व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो ये अवसर की समानता का कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया क्या है अवसर की समानता का मतलब। अनुच्छेद 16 समझ गए, अवसर की समानता का मतलब क्या है कि यानी कि जो भी वैकेंसी निकलती है, जो भी अवसर है लोगों के पास, सभी लोगों के पास समान अवसर होना चाहिए किसी भी तथ्य के लिए, किसी भी तत्व के लिए, किसी भी कारक के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर भेदभाव किया जाएगा, अवसर के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, वैकेंसी के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियोजन की व्यवस्था की जाती है उसके तहत सभी के लोगों के लिए समान अवसर की ये किया गया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 17 जो है बोलता है वो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इसका कहने का मतलब यह है कि छुआछूत, क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले का जो भारतीय संस्कृति था उसमें से ये जो था छुआछूत था वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पनपा हुआ था, बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ था। क्योंकि यहाँ जो कास्टिज्म थी, जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो बांटा गया था, जो मनुवादी जो सोच थी यहाँ की, जो मनुस्मृति के आधार पर जो समाज को बांटा गया था, उसके चक्कर में क्या किया गया था, तो भारत को बहुत ही अलग अलग कास्ट में तोड़ दिया गया था, जिसके चक्कर में, और ये क्या किया गया था, जब कास्ट बांट दिया गया, जब वर्ग का निर्धारण कर दिया गया था, तो लोगों को बहुत काम करने से मनाही कर दी गई थी। जैसे देखिए इसमें क्या था
कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश निषेध कर दिया गया था। ठीक है, लोअर कास्ट के लोगों को मंदिर में नहीं जा सकते थे। और क्या बोला गया कि जहां पर अपर कास्ट के लोग हैं वहां से लोगों को गुजरना मना था, चप्पल नहीं पहन सकते थे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो जब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सबसे एक जो इसी चीज को खत्म करने के लिए, छुआछूत की व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक अपना जो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 17 बोलता है कि भारत में हम किसी भी लोग को उसके कास्ट के आधार पर, उसके धर्म जाति के आधार पर, उसका मूल वंश के आधार पर हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छुआछूत यहाँ पर निषेध माना गया है, यानी कि जो अस्पृश्यता का जो वो होती है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी होती है, उसको यहाँ पर निषेध माना गया है। पहले क्या था, पहले पानी पीने के तक लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती थी कि जो जिस कुआं से ब्राह्मण लोग अगर पानी पी रहे हैं तो उस कुआं से दलित लोग नहीं जाके पी सकते थे, या तो लोअर कास्ट के लोग नहीं जाके पी सकते थे। तो जिसके चक्कर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे लोग मार भी दिया जाते थे अगर कोई गलती से उच्च वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता था, तो उस व्यक्ति को, उस दलित व्यक्ति को उच्च वर्ग के लोग क्या करते थे, मार देते थे। तो यही सब चीजों को देखते हुए फिर संविधान में जब ये व्यवस्था की गई, तो फिर संविधान में सोचा गया कि अगर हम एक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, यहाँ पर समानता की हम स्थापना करना चाहते हैं, तो लोगों के समक्ष में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी दूरियां हैं, सभी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो उसी को खत्म करने के लिए फिर जो छुआछूत को जो खत्म किया गया था वो यहाँ पे हटाया गया था। ठीक है, और फिर अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? तो जो आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 ये बोलता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? तो उपाधियों का अंत में यह बोला गया है कि कोई भी राज्य शिक्षा और खेल को छोड़ करके कोई भी उपाधि, कोई भी पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या तो कोई व्यक्ति किसी बाहरी स्टेट से, किसी बाहरी कंट्री से बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये इसका कहने का मतलब ये था, उपाधियों का अंत का मतलब। ठीक है, तो आज हमने क्या बताया, देखिए समानता का अधिकार हमने पढ़ा, तो समानता का अधिकार जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा, इसमें समानता का अधिकार जो था वो 14 से 18 के बीच में था। उसमें से देखा क्या था, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता है, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आधार पर के पास जो भी नियोजन की प्रणाली आएगी उसमें सभी लोगों को समान अवसर होगा अपना भागीदारी निभाने का, अपना विकास करने का, अपना ये आर्थिक स्थिति सुधारने का। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत को समझाता है। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को समझाता है। तो ये था हमारा समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, तो अगला जो अधिकार हम देखते हैं वो कौन सा अधिकार है? तो अगला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो है अधिकार कौन था? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं जब समानता हम लोग को मिल चुका था तो अब स्वतंत्र होकर के काम करना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्वतंत्र होकर के नहीं काम करेंगे, अगर हमको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो उस समानता का ही क्या मतलब कि अगर देखिए, अगर स्वतंत्र रूप से हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्र होकर के हम अपने बात को नहीं रख पाते हैं, स्वतंत्र होकर के हम अपने धार्मिक नीतियों को नहीं मान पाते हैं, स्वतंत्र होकर के हम अपने समाज में नहीं रह पाते हैं, तो फिर उस समानता का क्या मतलब बच जाता है कि जो इसमें जो पहला मूल अधिकार में, समानता के अधिकार में उसकी व्यवस्था की गई थी। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के तहत किया गया था। तो इस अधिकार में जो किए गए थे, तो यानी इस अधिकार के तहत बहुत सारी गतियों को ध्यान दिया गया था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि लोग जो थे
वो स्वतंत्र है अब से, मतलब किसी भी कार्य को वो कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं था, यहां पर ये मत समझ लीजिएगा कि अगर आपको संविधान द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है तो आपको उस स्वतंत्रता को एक लिमिट तक ही ले जाना है, उसके आगे अगर आप करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र कोई व्यक्ति हो गया तो जाकर के किसी को भी जाकर झपड़ा दे, किसी को भी जाकर के उसके घर से निकाल के बाहर फेंक दे, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। किसी के संपत्ति को जाकर के लूट के अपना संपत्ति उसका अधिकार जमा दे, ऐसा नहीं करना है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक लिमिट, एक दायरे के अंदर स्वतंत्र हैं। अगर उस दायरे को आप लांघने की कोशिश कीजिएगा, क्रॉस करने की कोशिश कीजिएगा, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार में हम सबसे पहले यहां देखते हैं तो ये 19 में है। तो 19 में क्या बोला गया है, तो 19 में जो है 19 जो स्वतंत्रता है इसमें विचार अभिव्यक्ति यानी बोलने से संबंधित जो स्वतंत्रता प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 19 में है। अब अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आइए हम समझते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या क्या है। तो 19 का ए जो है वो क्या है, प्रेस, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका कहने का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति कहने का मतलब क्या है, प्रेस कहने का मतलब क्या है। देखिए प्रेस जो है वो समाचार पत्र जो है वो एक स्वतंत्र संस्था है, एक स्वतंत्र प्रणाली है। अगर हम उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो जो जनता को जो सही सच्चाई न्यूज नहीं मिलनी चाहिए, सच्चाई न्यूज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि हम अपने विचारों को कैसे प्रकट कर पाते हैं, हम क्या सोचते हैं उस विचार को कहीं पर बोलने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं। हम किसी के दबाव में आकर कोई बात नहीं बोल पाते हैं, बोल सकते हैं अपने विचारों को आप स्वतंत्र रूप से, मतलब जैसे चाहे, जैसे मेरा मन करे। लेकिन हाँ, किसी गलत वर्ड का यूज किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, उस विचारों को वहां पर किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम कहीं पर एक संस्था में बैठे हुए हैं, किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, किसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, तो हम और वहां पर कोई एक नया टॉपिक चल रहा है, तो उस टॉपिक के बारे में हम क्या सोचते हैं, मेरा क्या मानना है, हमारा विचारधारा क्या है, हमारा आइडियोलॉजी क्या है, तो उसको देखते हुए हम वहां पर स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं। उस बात को मानना या ना मानना वो बात का बात देखा जाएगा। वहां जो ऑफिशियल्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपकी बात को हमको मानना या नहीं मानना है। लेकिन हम उस बात के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हम बिना किसी हिचक के, बिना किसी बाहरी दबाव के हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा स्वतंत्रता जो है वो है 19 का बी, अस्त्र शस्त्र रहित। शांतिपूर्ण स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि हम देखिए भारत में एक अधिकार प्रदान किया गया कि आप आंदोलन कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रहा है तो उसके विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हैं। तो आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है सम्मेलन हम बना सकते हैं, लेकिन सम्मेलन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप चाकू छुरा लेके पहुंच गए, तलवार लेके पहुंच गए, बंदूक लेके पहुंच गए और जाके सम्मेलन करने लगे, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है, सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन क्या अस्त्र शस्त्र रहित, मतलब कि वहां पर जहां बस सम्मेलन करना है वहां पर किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र, कोई हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 19 का बी में क्या है, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 का ए में क्या था, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का अब सी में क्या बोला गया है, 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का सी क्या बोलता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप समूह बना सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे कि अभी समाज में क्या है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों के द्वारा समय समय पर अनेक समूह बनाए गए थे, संघ बनाए गए थे। तो अगर ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती यहाँ पर तो कोई व्यक्ति संघ नहीं बना सकता था, समूह नहीं बना सकता था, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो इसलिए ये बोला गया है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके आइडिया को, आपके विचारों को दबाया जा रहा है, तो आप अपने अनुसार से जितने भी लोग हैं, जो भी आपके आइडिया से सहमत हैं, उन सबको लेकर एक संघ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, और इस यूनियन के द्वारा आप सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि आपको समानता मिला है, स्वतंत्रता मिला है, तो आप किसी के भी दबाव में आकर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 19 का सी क्या बोलता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी जो है, 19 का डी बोलता है, 19 का डी क्या बोलता है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में
निवास करने की स्वतंत्रता। यानी यह बोला गया है कि भारतीय नागरिक जिसको भारत नागरिकता प्राप्त है, वो भारत की जो भी स्टेट्स है, जो भी यूनियन टेरिटरी है, उनमें से कहीं भी जाकर वो निवास कर सकता है, कहीं पर भी जाकर वो जाकर बस सकता है, अपना अपना परिवार की वहां पर जीवन यापन करा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर झारखंड का व्यक्ति है, अगर बिहार का व्यक्ति है तो सिर्फ बिहार में ही रहेगा, नहीं, वो जाकर के अपना कहां पर, जैसे बिहार का व्यक्ति है तो जाकर के झारखंड में अपना बस सकता है, मध्य प्रदेश में जाकर बस सकता है, वहां पर रोजगार कर सकता है। ये स्वतंत्रता लाया गया है कि जो अनुच्छेद 19 का डी जो है वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, मतलब जितने भी एरिया है, जितना भी स्टेट्स है, वो कहीं भी जाकर के वो अपना जो निवास कर सकता है, अपना घर बना सकता है, अपना वहां पर जीवन निर्वाह कर सकता है। इसके आधार पर किसी का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहां पर उसको किसी भी रूप में उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 का डी समझ में आ गया। अनुच्छेद 19 का ई जो बोलता है वो क्या है? अनुच्छेद 19 का ई किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या बोलता है अनुच्छेद 19 का ई? अनुच्छेद 19 का ई जो है वो बोलता है किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। यानी कि हम जो जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करते हैं तो उस स्टेट में क्या क्या जो रूल तय किया गया है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ये मतलब जो भी व्यवस्था की गई है व्यापार करने के लिए, जो भी व्यवस्था की गई है, तो हम उस व्यवस्था को मानते हुए एक क्षेत्र से जाकर के दूसरे क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के आधार पर हमारे साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किया गया है, ये अनुच्छेद 19 का ए में बोला गया है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि अपना कोई एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, अपना जो हम रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो वो जाकर के हम किसी दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं, अपना राज्य से हट करके किसी दूसरे राज्य में कर सकते हैं। वहां पर अपना क्या कर सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं, वहां अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, वहां पर अपना जो रोजगार का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 20 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 20 समझते हैं। तो अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 के तहत यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? अपराध के लिए दो सिद्धि। इसका कहने का मतलब क्या है कि अपराध के लिए दो सिद्धि का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया जो अपराध है वो साबित ना हो जाए। ठीक है, क्या बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को हम तब तक अपराधी नहीं ट्रीट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो क्या है, तो वो साबित ना हो जाए। ठीक है, और ये भी बोला गया है, और इसके साथ यही बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपराधी साबित कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए उस टाइम पर जो भी नियम बनाए गए हैं उसी के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा, न कि बाद में बनने वाले नियम के आधार पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? अपराध के लिए दो सिद्धि। इसमें क्या बोला कि किसी व्यक्ति को हम तब तक अपराधी नहीं मान सकते हैं जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। और क्या बोला गया? तो इसमें बोला गया कि जो व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ये भी बोला गया। और क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि किसी अपराध के लिए उस निश्चित समय में, निश्चित काल पीरियड में जो एक निश्चित नियम तय किया गया है, जो एक निश्चित दंड तय किया गया है, उसी के आधार पर उसको हम सजा दे सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 जो है वो बोलता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? इसमें यह बोला गया है कि प्राण यानी कि भारतीय नागरिक को अपने प्राण और देह से संबंधित स्वतंत्रता करने का संरक्षण प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। अगर उसको लगता है कि मेरे प्राणों को, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को किसी प्रकार से खतरा है तो वह इसका संरक्षण कर सकता है। ठीक है, ये बोला गया है अनुच्छेद 21 में। इसके आधार पर देखिए
जब जब भारत में हम जानते हैं कि स्वतंत्रता है, लेकिन एक जब आपातकालीन स्थितियां यहाँ पर आती है तो उस टाइम क्या किया जाता है, तो जो स्वतंत्रता है उसको खत्म कर दिया जाता है। खास करके जो 19 अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता प्रदान किया गया है उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता जब आपातकाल का यहाँ पर उपबंध लगता है तो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो 20 और 21 की जो स्वतंत्रता है वो आपातकालीन उपबंध में भी ये खत्म नहीं होता है, ये हमेशा लगा रहेगा। तो संविधान में अगर एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता है जिसको किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं किया सकता है, उसको समाप्त नहीं किया सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है, तो वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी अनुच्छेद 21 जो है 2021 जो है इसको किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या में इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, वो नागरिकों के मौलिक जीवन से संबंधित है। नागरिकों को एक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि सभी व्यक्ति को अपने प्राण व शरीर का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये किसी के आधार पर ये कर सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 समझ में आ गया। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, अनुच्छेद 21 अब अनुच्छेद 21 के बाद में जैसे था अनुच्छेद 21 था, लेकिन अनुच्छेद बाद में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 था प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के आधार पर अगर प्राण को हम अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के शारीरिक को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार यहीं पे डाला गया है। अनुच्छेद 21 का ए में डाला गया है शिक्षा का अधिकार। और ये कब डाला गया था, तो ये 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, उसी के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21 के ए में डाला गया। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी एक चाहे मूल शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, यानी कि उसके गार्जियन के, उसके अभिभावक को, उस राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वो ऑफिशियली शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए क्या बोला कि शिक्षा का अधिकार, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जब किया गया था 6 से 2002 में, तो उसमें यह बोला गया कि किसी भी बच्चों को, यानी कि भारत के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, तो एक मूल शिक्षा यानी कि जो बेसिक एजुकेशन होता है उसको प्रदान करने का या उसको हासिल करने का अधिकार है। इसके लिए किसको, तो उनके अभिभावक को, बच्चों के अभिभावक को, उस राज्य को क्या जिम्मेवार माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए समझ में आ गया। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 22 में बोलता है, अनुच्छेद 22 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, अनुच्छेद 22 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना, कि यानी कि वो क्या अपराध बताया है, ऐसा नहीं कि हम गैर किसी को पकड़ के उठाकर जाकर जेल में डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। इसमें ये बोलता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसको हम पकड़ना चाहते हैं तो उससे पहले उसका हम अपराध बताएंगे कि उसने क्या अपराध किया है। ऐसा नहीं कि मेरा किसी से दुश्मनी है तो जाकर के उसको पकड़ के हम खींच के ले आए कि चलो तुमको जेल में डाल देंगे, ऐसा होता है आजकल वैसे ही चल रहा है। बोला जाता है ना कि वकील और पुलिस से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वकील से दुश्मनी किया तो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि किसी के ऊपर जो मन किया वो चार्ज लगा करके उस पर केस ठोक देंगे। और पुलिस क्या करता है, अगर तुम पुलिस के साथ नौटंकी किया तो तुम्हारे ऊपर जो मन करेगा वो चार्ज लगा करके तुमको जेल में डाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तो अगर पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है, आपको जेल में डालने की कोशिश कर रही है, तो आप अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए ये पूछ सकते हैं उससे कि मेरा अपराध क्या है, पहले मेरा अपराध बताइए। अगर मेरा अपराध जो है वो अगर उस अपराध के उस लायक होगा कि हम जेल में जा सकते हैं तो हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना हम उसे बंदी गृह यानी कि जेल में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर जेल में डाल दिए तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष पेश करना होगा, ताकि वो व्यक्ति अपना गवाही, अपना सफाई उस मजिस्ट्रेट के सामने दे सके, अपना बयान दर्ज करवा सके उस मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 समझ में आ गया क्या बोलता है। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने देखा समता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से 18 तक देखा, जिसमें से 14 में क्या है, 14 अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता, 15 जो है धर्म नस्ल मूल रंग जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो था 19 से 22 में है। 19 में हमने देखा प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर हम रोजगार करने की स्वतंत्रता। फिर 20 में क्या देखा, 20 में देखे तो हम क्या देखे, 20 जो था अपराध के लिए दोष सिद्धि। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और वह कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी परिस्थिति में इसको बंद नहीं किया जा सकता है, तो वह है अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए में देखें, शिक्षा का जो अधिकार, जो मूल अधिकार डाला गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में डाला गया था, जो कि 21 के ए में डाला गया था। इसमें क्या बोला गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन देने का जिम्मा उसके परिवार और उसके राज्य सरकार की होगी। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया, किसी भी व्यक्ति को हम उसका अपराध बताए बिना एक बंदी गृह में नहीं डाल सकते हैं, और अगर डाल भी दिए तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, तो आज हमने समझा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इसके आगे के अधिकारों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और अपने जो पढ़ाई का जरिया है उसको आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।